पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली से मिलने वाइस चांसलर हाउस पहुंचे। गार्ड सलामी देते हुए घर के अंदर लाए, खुद इस्तकबाल किया। जंग में पैदा होने वाले एक बच्चे ने ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन गया? टैलेंट, मेहनत, ये मोहताज नहीं है कि आप कहाँ पैदा होते हैं। क्या जो दूर अफ्तादा इलाकों के लोग हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है शहरी इलाकों से? सर वो मेहनती ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप जब कंपैरेटिव वर्ल्ड में आते हैं ना, तो शायद जो शहर में रहने वाले बच्चे हैं उनको कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, और हमें ये होता है कि हमने कैचअप करना है और शायद इनसे बेहतर हमने परफॉर्म करना है। आपकी दिलचस्पी तो तकरीर में, सूफीज़म में और एक्स्ट्रा करिकुलर, जिनको आप को करिकुलर कहते हैं, उसमें थी, लेकिन आ गए आप साइंस में और आपने बायोलॉजी पढ़नी शुरू कर दी, तो ये तो बड़ा तजाद नहीं था? सर साइंस में मैं बहुत अच्छा था, मुझे बायोलॉजी बहुत आती थी और मैं उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता था, और मैं इस बात का तो कायल नहीं हूँ कि पोजीशंस का कायल, वो मैं स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं समझता कि उनको, हमें अपने बच्चों को ये कहना चाहिए कि उनको क्लास में फ़र्स्ट आना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें ये कहना चाहिए कि बच्चों को अच्छा पढ़ना चाहिए और उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए। तो मैं, चूँकि मेरे पेरेंट्स गाँव में रहते थे, मेरे पे सुहेल साहब कोई स्ट्रेस भी नहीं था, लेकिन मेरी अपनी दिलचस्पी थी कि, और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर एक और बात भी मुझे अब तो समझ नहीं आती, लेकिन मैं बचपन से बड़ा खुश लिबास था। ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता सुहेल साहब, मैं, हो सकता है मेरे जो बुज़ुर्ग थे वो इस तरह थे, वो देहात वाले कपड़े पहनते थे, ज़ाहिर है। आप तो हमेशा, मैंने देखा है, सूट और टाई में मलबूस होते हैं। सर वो उसकी वजह है, वो ये है कि हर शख्स को अपनी जो जॉब की नेचर है ना, उसके मुताबिक ड्रेस होना चाहिए। अच्छा, आपने कहाँ कहाँ पढ़ा और जो बैरून मुल्क तालीम हासिल की, उस तालीम में और पाकिस्तान की तालीम में कितना फ़र्क देखा? देखिए सर, मैं स्कूल में जंग में पढ़ा, फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज जंग में भी गया, और बीएससी मैंने एफसी कॉलेज से की और पंजाब यूनिवर्सिटी से। ये दो पहलू हैं सर, ये भी बड़ा दिलचस्प है, आप मेरे से एग्री करेंगे। एक पढ़ना है, गुड़ना है, एक सीखना है। तो फिर मैंने पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से की है, यूके में एब्रिस्टविथ एक जगह, और फिर पोस्ट डॉक मैंने यूनिवर्सिटी मिजूरी कोलंबिया से किया। अच्छा, अब ये ज़ाहिर है मुख्तलिफ हैं, कॉलेज है, जंग है, फिर लाहौर है, फिर यूके है, फिर यूएस है, तो एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी है सर, हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है, और जो आपको सीखने का मौका मिला है, मैं जो हूँ आज, उसमें यहाँ के पढ़ने का ज़्यादा रोल है। और उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, अभी मेरा बेटा भी यहीं अंडरग्रेड में पढ़ता है, तो चूँकि मैं ये समझता हूँ कि ये जो अंडरग्रेड एजुकेशन है पाकिस्तान में, ये बहुत अच्छी है। ये आपका सवाल अभी आने वाला है कि इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, तो जवाब हमेशा, रिफॉर्म की ज़रूरत हमेशा रहती है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है जी, उसमें पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ तो कहीं उनका नाम भी नहीं है, तो इसका मतलब है या तो रैंकिंग गलत है या हमारी सोच गलत है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए सर, मैं अपने एक ऐसा, जो मैं आपके प्रोग्राम में ये बात करना चाहता था। देखिए बात सर ये है कि ऑक्सफोर्ड हैज़ 42 कॉलेजेस, और वो 42 कॉलेजेस 42 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 5 तो वहाँ मेडिकल स्कूल है, ठीक है, और आपके इल्म में है कि $40 बिलियन उसका एंडाउमेंट है। इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी 542 पे है, और मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ कि मैं इसको ग्रेजुअली 542 नंबर पे है। 500 पे लेके आऊँगा और ऊपर लेके जाऊँगा। कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी 340 पे है। आपने इससे पहले कहाँ कहाँ काम किया और क्या क्या उसमें आपकी कारकर्दगी रही? मैं सर, मैंने स्टार्ट लेक्चरशिप से किया लॉरेंस कॉलेज मरी में, 1.5 साल में वहाँ रहा। फिर मैं सर, मैंने बहाउद्दीन ज़िया यूनिवर्सिटी में 1989 में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया, और वहाँ फिर मैंने पीएचडी की,
और वहीं पे फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बन गया। और मैंने ऑलमोस्ट 2-3 इंस्टीट्यूट को हेड किया। इसी पढ़ने की और रीडिंग की वजह से आई वाज वेरी गुड एट रिसर्च। मैंने 50 लोगों को पीएचडी कराई, मैंने बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो मैं चूँकि ये जो मल्टी डायमेंशनल है ना, ये टिप भी है लोगों के लिए टू बिकम द वाइस चांसलर, कि सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे तो आप यू आर वेरी गुड प्रोफेसर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, लेकिन आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते। तो किस किस जगह वाइस चांसलर रहे? पहला वाइस चांसलर सर मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रहा। उसके बाद सर जब मैं वहाँ था तो यूनिवर्सिटी झंग क्रिएट हुई, तो गवर्नमेंट ने मुझे पहला वाइस चांसलर एक्टिंग लगाया जो 6 महीने। तो उसको मेरा चूँकि ताल्लुक़ भी झंग से था तो उसको इस्टेब्लिश मैंने किया फॉर 6 मंथ्स। और मैं सर उसके मेरे 4 साल से को 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले मेरी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हो गई। तो मैं 4 साल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में रहा, और वो भी मेरा जो 4 साल थे वो ठीक थे। मैंने स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस को ठीक किया, कंट्रोल में रखा, और रैंकिंग को 315 पे लेके गया। तो 4 साल सर मैंने वहाँ कंप्लीट किए। मैं जब था सर प्रोफेसर तो वहाँ मुझे साइंस पे तमगा इम्तियाज़ मिला था, और 4 साल मैंने जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में परफॉर्म किया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइडेड टू गिव मी सितारा इम्तियाज़। डॉक्टर साहब, ये चलो मेहनत, जहानत, कारकर्दगी तो होगी, तो कोई इधर उधर से जोर भी लगवाया वाइस चांसलर बनने के लिए? नहीं सर, बिल्कुल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बड़े मैं वसूख से कह रहा हूँ कि जिसने भी लगवाया वो मदीने में रहे। मैं बिल्कुल आपसे ये कह रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का भी 6 महीने मेरे पास, मैंने पूरी ज़िंदगी में सिफारिश नहीं कराई। फैमिली के हमरा नाश्ता किया, बच्चे और नाना भी नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। शादी तो एक उस्ताद से की, वो वाइस चांसलर बन गए। क्या महसूस करती हैं? जो भी इनको मिलता था उस वक्त अली लेक्चरार थे, इनके नाना से लेकर और इनके अपने वाइस चांसलर तक, वो सब यही कहते थे कि तुम एक दिन इस मकाम पे नज़र आओगे। इनकी सबसे अच्छी बात कौन सी है और किस बात पे आप लड़ती हैं कि ये ठीक करो? सबसे अच्छी बात, ही इज़ वेरी काम। बड़े खतरनाक होते हैं काम लोग। नहीं, पुरसकून रहते हैं। अच्छा, मैं पुरसकून नहीं रहती। फिर इसका मतलब है आप इनसे लड़ती हैं? मैं ज़रूर लड़ती हूँ। किन बातों पर? भाई कई मामलात ऐसे होते हैं जिसमें हर वक्त पुरसकून नहीं रहा जा सकता, उसमें कभी रिस्पॉन्स चाहिए होता है आपको, लेकिन ये रिस्पॉन्स नहीं देते हैं अपने टाइम पे। अच्छा, बहुत आराम से, बुर्दबारी से, ठंडे दिल से। तो फिर जब लड़ाई होती है तो मनाता कौन है? मैं ही। अच्छा, हमेशा से। तो किन बातों पे ज्यादा लड़ाई होती है? बच्चों पे और इश्यूज पर? अब तो वाकई नहीं होती। पहले किन पे? अब शायद ये गिवन कर गए हैं तो अब तो होती ही नहीं है लड़ाई। आप चाहती होती रहे? नहीं, नॉट एट ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह सबमिट कर देते आपने सबमिट कर दिया। अब नहीं होती लड़ाई। आप ये बताएं कि इनकी सबसे अच्छी बात क्या है और किस बात पे आप इन्हें ज़रा समझाते हैं कि अपना ख्याल रखें। और आजकल ये जो एक बात चल पड़ी है कि अल्लाह सुबह बच्चे उठ के चले जाते हैं जिम में, मैं उसके बड़े सख्त खिलाफ। क्यों? तो उससे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये एवरीडे जिम जाना जो है वो उल्टा अपने मसल्स को वीक करना है, बजाय इसके मसल बनाना, मसल्स को वीक करना है। ये तो इनसे पूछेंगे ना जिनके मसल्स हैं। अगर इनको बेहतरीन एक्सरसाइज है, वॉक करें और खाना कम खाएं, बस। हमारा जो तालीम की सूरत हाल है पाकिस्तान में, ज़ाहिर है डॉक्टर साहब तो तालीम से वाबस्ता हैं, इसके आपकी क्या राय है? तालीमी निज़ाम में कोई नुक्स नहीं है, बस पढ़ने वाले अच्छे हों। बेटा, हाउ इज़ योर फादर डिफरेंट फ्रॉम अदर फादर्स? Abu is more like a friend than a father. So I remember that growing up and even now, we were never scared of him. अम्मी से स्केर्ड होती थी? जी। And I think ऐसे ही होना चाहिए। But of course अम्मी के साथ एक different closeness है, अब्बू के साथ different, and he's always been very supportive, very encouraging. आप तो फिजिकल एक्सरसाइज माशाल्लाह वेरी वेल बिल्ट,
थैंक यू। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बड़ा अनईजी रिलेशनशिप होता है दामाद का और ससुर का। मैं एक्चुअली बताऊं आपको, बिल्कुल अनईजी नहीं था। मैं कमिंग इनटू दिस फैमिली थोड़ी सी एप्रीहेंशन थी कि फादर इन लॉ के सामने यू हैव टू बी वेरी सीरियस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड पुट अप अ गुड इम्प्रेशन। एंड जैसे आयमा कह रही थी, immediately from day one he was a friend. You know, his presence fills the room. मेरे लिए बहुत आसान बनाया था उन्होंने। And my relationship काफ़ी जल्दी सेट हो गई थी। It was very easy with everyone. आप क्या करते हैं? I'm a head of marketing at a creative agency here in Lahore. डॉक्टर साहब की कौन सी चीज़ आपको इंस्पायर करती है सबसे ज़्यादा? आई थिंक बचपन में हमारे लिए एक आइडियल होता था कि हमने बड़े होकर पीएचडी करनी है और हमने एकेडेमिया में जाना है। तो आई थिंक हमारे लिए वो बचपन से हमारे दिमाग में एक स्टैंडर्ड था। अब शायद बदल गया हो, बट हमारे लिए वो एक पिनिकल होती थी कि पीएचडी करनी है, क्योंकि अब्बू ने की हुई है पीएचडी। एंड पर्सनल लाइफ में आई थिंक वही कि नो मैटर व्हाट, आपको एक तरह से खुश मिजाज रहना होता है। सो इफ़ यू टेक एवरीथिंग विद अ कूल हेड एंड इफ़ यू स्टे हैप्पी देन इट्स एवरीथिंग विल बी फाइन। कितनी कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। आपकी यूजुअली डॉक्टर साहब से किन इश्यूज़ पे डिस्कशन होती है? हमारा मौजू ये होता है कि आगे क्या करना है, मज़ीद क्या पढ़ना है, यही हमारी मौजू सुखन होती है डिस्कशन। एक बेटी ने तो पीएचडी कर ली, बड़ी ने। तो अब इनको देखते हैं कि वो तो मास्टर्स के बाद बस शी हैड इनफ। अब इसका देखते हैं कि ये क्या कर। आई थिंक मेरी भी बस हो जाएगी। मैंने 2 साल पढ़ लिया, मैंने कहा तो पीएचडी वाली पढ़ाई नहीं होती है। घर से रवाना हुए वाइस चांसलर के दफ्तर पहुंचे। प्रोटोकॉल ऑफिसर सरफराज खालिद ने इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ दफ्तरी अमूर निपटाए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी कितने रकबे में कायम है, कितने मुलाजमीन हैं, कितने प्रोफेसर पढ़ाने वाले हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं और बजट कितना है? जी, ये हमारे यहाँ पे लाहौर में 6 कैंपसेस हैं और 3 कैंपस हमारे शहर से बाहर हैं। गुजरवाला में है, झेलम में है और गुजर खान में है। यहाँ ये जो मेन कैंपस जिस पे आप बैठे हुए ये 1700 एकड़ पे है और 52,000 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। 1100 फुल टाइम फैकल्टी है और 6,500 के करीब मुलाजिम हैं और बजट सर हमारा 21 अरब रुपए का है। डॉक्टर साहब, लोग ये सवाल उठाते हैं कि इतनी कीमती जगह पर यूनिवर्सिटी कायम है, इतना वसी रकबा है, फिर भी यूनिवर्सिटी हमेशा नुकसान में रहती है और इस वक्त तो बहरान चल रहा है, तो इसका हल कोई है आपके जहन में? जी, हम कर रहे हैं। देखें सर, आप तो खुद यहाँ से पढ़े हैं, हम तकरीबन हर स्टूडेंट को 2,19,000 रुपया सब्सिडी देते हैं जो उस पर एक्चुअली ख़र्चा है, और 50,000 रुपया हर स्टूडेंट को हम हॉस्टल में सब्सिडी देते हैं। ट्रांसपोर्ट में भी सब्सिडी है। तो वो हम बाहर से अर्न करते हैं, जो हमारे एफिलिएशन है, जो हम एग्ज़ाम लेते हैं, जो हमारे वो ज़राए हैं, उससे आप ये समझें कि 21 अरब रुपए में टोटल हमें 3 अरब जो है वो फेडरल गवर्नमेंट देती है, 3.25 अरब के करीब, और कोई 78 करोड़ पंजाब गवर्नमेंट इस साल से दे रही है। तो टोटल ग्रांट जो हमें मिलती है वो 21 अरब में से 3.5 अरब है, और उसके अलावा 18.5 अरब हम खुद अर्न करते हैं, और उसको कोशिश हम कर रहे हैं कि इसके डिफिसिट को कम किया जाए। लेकिन सर, जो एजुकेशन है ना, ये हमारी हुकूमत को हमें रियलाइज़ करवाना है कि ये इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि हम केटर कर रहे हैं सर लोअर स्टेटा को जो पे नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर मुझे इजाज़त दे दी जाए कि हम इनकी फ़ीस को बढ़ा लें, तो मैं तो इसको
फौरी तौर पे सरप्लस में ले आऊँगा ना। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसे भी हैं जो 8 लाख रुपए सेमेस्टर की या 8.5 लाख। आप कितना लेते हैं? हम ऑन एवरेज 40,000 से 40,000 पर सेमेस्टर। डॉक्टर साहब, बावजूद इसके कि हमारी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें टीचर की बड़ी अच्छी तनख्वाहें हैं आप, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं वो परफॉर्म ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, उनके स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे निकल रहे हैं, फिर इसकी क्या वजह है? पार्शली आपसे एग्री करूंगा, फुली एग्री नहीं करूंगा। आप CSSP अभी देखें तो 90% शेयर पब्लिक सेक्टर का है, साइंस टेक्नोलॉजी में भी है। उनकी चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, उसमें 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में एक का नाम भी ले सकता हूँ, आगा खान है, नॉन फॉर प्रॉफिट है, फंडिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर आप पब्लिक में भी आप देखें तो नस्ट है, कायद-ए-आज़म है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये बहुत अच्छा यूनिवर्सिटीज़ परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन वहाँ पे जो हमें करने की ज़रूरत है वो हमें, मैं इसके हक़ में भी हूँ कि हमारे टीचर्स के लिए, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और उनकी असेसमेंट होनी चाहिए। तो हमें जो पब्लिक सेक्टर के टीचर्स, दे आर वेरी टैलेंटेड, लेकिन वो किसी को ख़ास जवाब दे नहीं। तो ऑक्सफोर्ड में भी आप जाएं, कैम्ब्रिज में भी जाएं, हार्वर्ड में भी जाएं, तो उनके डोसियर बनते हैं और वो डोसियर की बुनियाद पे उनकी जॉब कंटिन्यू करती है, वरना वो कंटिन्यू कर नहीं सकते। तो इससे यहाँ पे हमें टीचर्स की ट्रेनिंग और टीचर्स की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या जो उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं उसको बिल्कुल HEC के प्लेटफॉर्म पे, पंजाब HEC के प्लेटफॉर्म पे उनको डिस्क्राइब करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। डॉक्टर साहब, क्या वाइस चांसलर को जो तनख्वाह और मराहत मिलती हैं आप उससे मुतमिन हैं, और वो कितनी हैं? मुतमिन तो मैं हूँ, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं उसमें तो हमें सर जो तनख्वाह है वो 8 लाख रुपए है, उसमें से कोई 2,10,000 के करीब टैक्स कट जाता है, तो कोई 580, 590 के करीब हमें मिलता है, जो मुनासिब है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा ये कहें कि इसको थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए आजकल के उसमें। बाकी ज़ाहिर है घर हमारे पास है, लेकिन उसका हम रेंट पे करते हैं और बिल हम खुद देते हैं। गाड़ी हैं, 2 गाड़ियाँ हमें मिली हुई हैं, तो ये हमारी मराहत हैं, रीज़नेबल हैं। बट वाइस चांसलर का जो काम है या जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है। कितना होना चाहिए? 1 मिलियन, 10 लाख। 10 लाख, उसमें भी वो टेक होम तो 3 लाख तो उसमें टैक्स कट जाएगा, तो उसको जो मिलेगा वो 7 के करीब मिलेगा। यूनिवर्सिटी में नई ATM मशीन का इफ्तिताह किया। पंजाब की आला तालीम, बिलखसूस पंजाब यूनिवर्सिटी, यहाँ तशद्दुद, लड़ाई मार कुटाई और हत्ता के कत्ल तक के मामलात जो थे वो रिपोर्ट होते थे। क्या आप इस सूरत हाल में तब्दीली आई है? तो मैंने काफ़ी कोशिश की है कि चीज़ों को डिसिप्लिन किया जाए, हॉस्टल्स को डिसिप्लिन किया जाए। स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक्टिविटीज़ उनको हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स है उनके साथ मिल के और यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया से इजाज़त लेके करना चाहिए। डॉक्टर साहब, वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला हॉस्टल्स के अंदर जो थे गैर कानूनी बच्चे रहते थे, बहुत सारी तंजीमें सूबाई मजहबी उनका कब्ज़ा था, उनको आपने निकाला, लेकिन बड़ी शिकायतें भी हैं कि बड़ी ज़्यादती हो गई। देखें, ज़्यादती कोई नहीं है, बात सर ये है कि कंफर्ट जोन में है ना, लोग 10-10, 12-12 साल से रह रहे हैं। तो 10-10 साल से रह रहे हैं? 12-12 साल से भी सर, एयर कंडीशनर लगे हुए हैं और हमने 1800 गैर कानूनी लोगों को निकाला है। और जो मज़ामत नहीं हुई, मज़ामत ख़ास नहीं हुई सर, और हमने सर 700 नए बच्चों को अलॉटमेंट की है और मज़ीद और को करेंगे। डॉक्टर साहब, एक ज़माने में तो यहाँ से फायरिंग की ठा ठा की आवाज़ें आती थी और अब मौसीकी बज रही है, तो ये क्या नज़रियाती तब्दीली आई है
या सिर्फ इमेज की तब्दीली आई? नहीं सर, मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिलीजियस करना वो करें, मुझे कोई उस पर एतराज़ नहीं है। हमारी जो सर सोसाइटीज़ हैं उसमें नात भी है, उसमें किरत भी है, उसमें म्यूज़िक भी है, ब्लड डोनेशन भी है, ड्रामा भी है, डिबेट भी है। तो हम सारी चीज़ों अच्छा, और मैं ये चाह ये रहा हूँ सर कि हम वो हर बच्चे को वो प्लेटफॉर्म दें जिस प्लेटफॉर्म में वो दिलचस्पी रखता है। इंशाल्लाह फायरिंग नहीं होगी और हम अपने बच्चों को भी इसमें इत्मीनान में लेंगे कि सारे मिलकर इस यूनिवर्सिटी को बेहतर करते हैं। ओल्ड कैंपस में कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन पहुंचे। प्रोफेसर डॉक्टर समीना ने इस्तकबाल किया। वहां मुख्तलिफ तस्वीर की नुमाइश देखी। पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस की तारीखी रवायत है, 150-200 साल की इसकी तारीख है और अब इसके हाल सारे गिर रहे हैं। तो अब इसको क्या आप फ्यूचर समझते हैं इसका कि ओल्ड कैंपस को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा? मैं समझता हूँ कि ये हमारी शान है और ये हम इसको रिस्टोर कर रहे हैं। मैं अपना ऑफिस, मैंने आपको खुशी होगी, मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया है, जो पुराना वाइस चांसलर का ओरिजिनल ऑफिस था। तो अब मैं हफ्ते में 2 दिन यहाँ बैठा करूँगा। हम ये सारी बिल्डिंग को रिस्टोर कर रहे हैं और जो बाकी है उसको भी, सेनेट हॉल, वो उसको भी रिस्टोर कर रहे हैं। उसमें अल्लामा इकबाल बैठते रहे हैं, वो सेनेट के मेंबर रहे हैं हमारे। सेनेट के मेंबर। और हमारा पीछे जो है वो फार्मेसी का कॉलेज है, ये आर्ट एंड डिज़ाइन है। साथ इसके हमारा PUCIT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कॉलेज है, और पीछे ओरिएंटल कॉलेज है। तो इसको हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं और इंशाल्लाह ओरिएंटल कॉलेज को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रेनोवेशन की। तारीखी सेनेट हॉल पहुंचे। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड्स के एजाज़ में दोपहर के खाने का एहतमाम किया। सर गंगाराम की तरफ से तोहफा दिए गए हैले कॉलेज का दौरा किया। डॉक्टर साहब, आप बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, सूफियाना मिजाज है, घर पे भी ठंडे रहते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में आपके इक़दामात से एक डंडे वाले वाइस चांसलर का तासर उभरता है। ये इस दोनों चीज़ों को कैसे चला रहे हैं आप? देखिए सर, ये सूफी कर सकता है ना सर, जिसको तमा जमा मना वाली बात कोई नहीं है सर। तो मुझे अल्लाह का डर है सर, और मैं ये समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ने वाइस चांसलर लगाया है, मैं अल्लाह को जवाबदेह हूँ और मेरी जो ड्यूटी है वो मुझे दयानतदारी से करना चाहिए। एकेडेमिया है, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो भी घबराए हुए हैं। आपने जो चेयरमैन हैं उनके टेन्योर कम कर दिए, पहले वो ताउम्र होते थे, आपने 3-3 साल कर दिए, ठीक है। इसी तरह आपने फंड जो है वो डिपार्टमेंट्स के पंजाब यूनिवर्सिटी में ले लिए। ये इससे क्या फ़ायदा होगा? सर देखें, ये जो रोटेशन है ये सर हमारे एक्ट में लिखी हुई है। हर चेयरमैन का टेन्योर 3 साल का है और वाइस चांसलर के पास इख्तियार है कि वो पहले 3 में से किसी को लगा सकता है। मैंने कहीं पे सर सीनियरिटी को डिस्टर्ब नहीं किया। लोग 12-12 साल से सर चेयरमैन बैठे हुए थे और एक आदमी के पास वही डीन है, वही चेयरमैन है, वही डायरेक्टर है। जिसका 3 साल ख़त्म हुआ है, अगले 3 साल के लिए मैंने अगले प्रोफेसर को लगाया है और उससे सर एक चेंज आती है, एक डायनामिज्म आता है, क्योंकि वो एक मोनोटनी जो है वो टूटती है और उस चेयरमैन को भी पता है कि 3 साल के बाद किसी और ने आना है तो मैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करूँ। डॉक्टर साहब, एक तासुर पाकिस्तान में आम है
कि यूनिवर्सिटी की जो एकेडमियाँ हैं जी और जो प्रोफेसर हैं वो क़दामत पसंद, इंतहा पसंद और तासुब पसंद हैं, जी जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की जो एकेडमियाँ है वो मॉडर्न है, आउटवर्ड लुकिंग है, थोड़ा उनकी तालीम भी जो है वो ज़्यादा वेस्ट ओरिएंटेड है। क्या ये वाकई फ़र्क है? नहीं सर, इसमें ये जो आपने पहला कहा इसमें चंद लोग हैं, सारे नहीं हैं, लेकिन सर उनमें और हमारे में फ़र्क ये है, हमारा जो हमें करने की ज़रूरत है और मैं कर दूंगा। अच्छा, और वो इसी वजह से सर ये कहते हैं कि जी मैं सख्त हूँ या मैं, देखिए टीचर्स को बड़ा सब क्या कंटिन्यूस ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है, और क्या उनकी प्रमोशन और उनका यूनिवर्सिटी में रहना हमें परफॉर्मेंस के साथ मुंसलिक नहीं कर देना चाहिए। सारी दुनिया में कोई गलत बात नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे वाइस चांसलर जिनसे मैंने माजी में इंटरव्यूज़ किए, उन्होंने 2 शादियाँ 3 शादियाँ कर रखी हैं और आम तौर पे अपने स्टूडेंट से ही शादी कर लेते हैं। आपका भी कोई ऐसा हादसा होते होते बचा तो नहीं है? नहीं सर, मैं अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ और मैं बड़ा क्लियर हूँ अपने कॉन्सेप्ट में कि मेरी क्या हदूद हैं। पाकिस्तान का जो तालीमी बजट है 2% से भी कम है और हमारे ज़ाहिर वसाइल भी कम है और वसाइल बढ़ने का अभी इम्कान भी नहीं है। तो फिर क्या किया जाए कि जब बजट में हमें 2% से बढ़ा नहीं सकते, वसाइल है नहीं, तो फिर क्या किया जाए कि तालीम बेहतर हो जाए? सर प्रायोरिटी है, मेरा ख्याल है हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और कितने % पर बजट होना चाहिए? सर देखें 4% तो ज़रूरी है। और देखें हमारा, आप देख लें दुनिया में ये जो जंगें हुई, जो इंडिया पाकिस्तान हुआ, जो अभी इजराइल ईरान हुआ, तो सारी चीज़ें क्लियर हैं कि टेक्नोलॉजी है और इकोनॉमिक्स है, और ये टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी से आई। और फिर हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनको कमर्शलाइज किया जा सकता है और उससे हमें बहुत मुनासिब अर्निंग हो सकती है। तो गवर्नमेंट को हमें इजाज़त देना चाहिए कि उसको कमर्शलाइज करें और वहाँ से अर्न करके स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट करें। न्यू कैंपस वापस पहुँचे, यूनिवर्सिटी में वाक़या मुल्क की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पहुँचे। चीफ लाइब्रेरियन डॉक्टर हारून उस्मानी ने इस्तकबाल किया। इस लाइब्रेरी में 2 लाख ई बुक्स और 6 लाख किताबें रखी गई हैं। नायाब किताबों और मखतूतों के सेक्शन में आए। सीनियर लाइब्रेरियन डॉक्टर हामिद अली ने पुराने मखतूतात के बारे में ब्रीफ किया। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जो हैं, उनकी फैमिली, मैं कराची में गया हुआ था एक वर्कशॉप में, तो वहाँ एक फैमिली ने हमें यूनिवर्सिटी को डोनेट, ये सारा कशफुल महजूद है, दादा गंज बख्श अली अजमेरी जो है, इसके सारा हमारे पास 3 मैनुस्क्रिप्ट। नायाब किताबों को महफूज रखने के जदीद तरीके अपनाए गए हैं। कीमती मखतूतात को खसूसी स्ट्रॉन्ग रूम या अलमारी में रखा गया है। अल्लामा इकबाल के हवाले से गोशा इकबाल में 3000 किताबें मौजूद हैं। ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट पहुंचे। डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर नबीला रूही ने इस्तकबाल किया। म्यूजियम का दौरा करवाया गया। दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस एनिमल की ट्रैफिकिंग होती है वो पेंगुइन है। इसके स्केल्स बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए और चाइनीज़ कजीन्स के लिए, और ये IUCN की लिस्ट पे जस्ट 10 ईयर बैक बिल्कुल लीस्ट कंसर्न था, अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसको पकड़ने का आसान तरीका ये जो चंगड़ होते हैं या स्लम्स होते हैं, पंजट स्पेल वाली गोली सुहाते हैं, ये पिन रोल की तरह गोला बन जाता है, इसको डालते हैं और पकते हुए खोलते पानी में जिंदा को ही फेंक देते हैं, और जैसे फेंकते स्केल सेपरेट हो जाते हैं। और सर ये सुरखाब कहते हैं ना, तुम्हारे सर पर सुरखाब का बार, ये रूडी शेल, ये वो सुरखाब वेरी एक्सपेंसिव, एंडेंजर्ड भी है।
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पहुंचे। डायरेक्टर डॉक्टर मुआजुर रहमान ने इस्तकबाल किया। ट्रिपल जीन वैरायटी जो पाकिस्तान में लग रही है, डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड, दैट 60 to 70% जीन्स बिलोंग टू दिस सेंटर जो कॉटन वैराइटीज के हैं। देयर आर ऑलवेज द अदर वैराइटीज विच मे नॉट बी इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट और कुछ देर के लिए सर्वाइव करते हैं। इसी तरह कुछ इंपोर्ट किए हुए मोनसेंटो सीड की भी अप्रूव्ड वैराइटीज आ रही हैं, बट मेजर शेयर डॉक्यूमेंटेड एंड अनडॉक्यूमेंटेड दैट गोज अप टू 60 to 70%। जदीद लेबॉर्ट्री का दौरा करवाया और उनमें जारी रिसर्च के बारे में आगाह किया। इस साल क्यों कॉटन कम हुई? पिछले साल बम्पर क्रॉप थी। क्या ये साइंसदानों की कमज़ोरी है, ज़मींदारों की है, या इसकी हुकूमत जिम्मेदार है? सर इसके अंदर इसके बहुत सारे रीजन हैं। एक तो इसमें क्लाइमेट है। आप क्लाइमेट को देखें कि सडन रेंज जो 15 जून से शुरू हुई, जो मुसलसल रेंज है, इसके अंदर जो कॉटन का बॉल खिला हुआ है उसके ऊपर जैसे ही रेन पड़ेगी तो वो सीड वाइबल नहीं रहेगा, वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा। तो जर्मिनेशन जो फार्मर को चाहिए कि अगर जो वो 1 एकड़ के अंदर जो सीड लगा रहा है, अगर उसको 2 किलो लगाना था तो उसकी जगह उसको 5 से 7 किलो सीड लगाना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो सेल कल्चर बेस्ड वैक्सीन है ना, उसके लिए अभी कोई भी सिस्टम नहीं अवेलेबल, ऑप्टिमाइजेशन नहीं। यहाँ पे ये सिस्टम है बायोरिएक्टर, जिसमें जैसे कोविड-19 में चाइना से जो वैक्सीन आती थी वो हम लोकली उसके ट्रायल कर सकते हैं और इंडस्ट्री को देन लेटर प्रोसेस हैंड ओवर कर सकते हैं। हाई टी का एहतमाम किया गया। एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम के हवाले से केक कटिंग सेरेमनी भी हुई। अपने दोस्त डॉक्टर मोहम्मद अरशद के घर पहुंचे। पुरतकल्लुफ डिनर का एहतमाम किया गया। रात एग्जेक्टिव क्लब आए। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के तलबा और तालबात ने नाज, सूफियाना कलाम और गज़लें सुनाकर समा बांध दिया। मैं ता कर दिया वे, मैं ता कर दिया जतन, हजारा सांबल मोड़